इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी तरह से कोई भी आपको? कल हमने सीरीज पैरेलल शुरू किया था, चलो अगर हमारे पास दो डिफरेंट रेजिस्टेंसेस होते हैं, जैसे कि ये एक 2 है और एक 3 ओम का, ठीक है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो उनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2 क्रॉस 3 डिवाइडेड बाई 2 क्रॉस 3 6/5। और अगर 3 हो जाते हैं आपके पास पैरेलल, इसमें भी आपको कोई दिक्कत दैट इट इज 2 3 एंड तो ठीक है। दे आर इन पैरेलल, सो इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे? ऐड करके एलसीएम लेंगे आपको भी, राइट? जैसे कि इसका रेसिप्रोकल होता है आर टोटल विच इज 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, कितना आएगा? एलसीएम ले लेंगे, कितना एलसीएम? ठीक है, that is the LCM. So it is 15 here, it is 10 and it is 6. It comes out how much? 31/30. This is 1 by RT. तो अगर हम इसको उल्टा करेंगे RT हो जाएगा, इधर से भी हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 30 ऊपर चला जाएगा और 31 नीचे आ जाएगा। तो लास्ट में ये स्टेप जरूर करना है क्योंकि इसका रेसिप्रोकल आपने जरूर लेना है, ठीक है? दिस इज क्लियर। आज का एक क्वेश्चन हम्म हम्म हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए बोला काफ़ी है। हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट फार्मूला ही आपने मतलब जो उसको समराइज करके रिलेशन फाइनल होते हैं आपने वही नोट डाउन करने हैं, मतलब उसका जो क्रक्स बनता है वही रहता है। और उसी से वही चीज़ें आपको आगे न्यूमेरिकल में यूज़ होंगी। जहाँ कोई क्वेश्चन आपका डायरेक्ट भी आ जाता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार हमें रिलेशन याद हो तो हमारा मतलब हमारा कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाता है, ठीक है? और अगर कोई न्यूमेरिकल वाला है, सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, तो नेचुरली अगर आपको रिलेशन याद है तो डेफिनेटली चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है? टुडेज क्वेश्चन इज स्मॉल क्वेश्चन फॉर यू ओनली। दिस इज
You have to find the value of the resistance between A and B. Will you try? Yeah. Yes, A is this. नहीं, स्टार डेल्टा नहीं है इसमें। फिरदौस अहमद, महक शर्मा, हितेश्वर खजूरिया। You try this question and find the value of the resistance between A and B. Okay, so let us try it. First of all, हम A और B को अपने टर्मिनल मानेंगे. We have to find the resistance and look into the circuit from this point. वहाँ से हमने सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को देखना है, सर्किट को देखना है, रेजिस्टेंस वहाँ से तक हमारा होना चाहिए. इसको अपने लास्ट रेजिस्टेंस मानना है, ठीक है. बाकी रेजिस्टेंस को आप सिंप्लीफाई करते जाइए. जहाँ जहाँ आपको सीरीज मिल रहा है आप उसको ऐड करते जाइए, जहाँ पैरेलल बन रहा है उसका पैरेलल इक्विवेलेंट लेते जाइए. एट द एंड आपने सर्किट को रिड्यूस करते 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 यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है ना. तो जब आप वहाँ पहुँच जाओगे डेफिनेटली योर क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड at that point. Now you see in this circuit you are having these two resistances 8 and 24, they are in series. Okay, so they will be added, है ना. 8 और 24 ऐड हो जाएंगे, 32 बन जाएगा. ओके, सो अब ये 32 और इधर भी 32 है, 32 पैरेलल हो जाए तो कितना हो जाता है, आधा हो जाता है. 32 का आधा 16 हो जाएगा. यहाँ पर 16 ओम आ जाएगा. Then that 16 ohm will be in series with this 14. So 16 plus 14 is again 32. Right? This is clear? Is it clear? Will you try it? Okay. Try it. अखनूर से कौन आता है? आप आते ना, कल आप लेट हो गए. थोड़ा सा करते हैं टाइम का, थोड़ा जल्दी कर लेंगे, कोई बात नहीं है. और फिलहाल मेरे और भी ग्रुप होते हैं, और भी ट्यूशन ग्रुप होते हैं मेरे, ठीक है, जहाँ पर मैं बैचेस लेता हूँ. तो फिलहाल तो अभी वो बंद है, जैसे वो स्टार्ट होंगे अभी हमारे पास 10-15 दिन का टाइम है. सुबह के लिए आई एम ऑक्यूपाइड टिल 1 o'clock. लेट्स सी. आप कहाँ से आते हैं? छन्नी से आते हैं ना. ओके, 2 o'clock तो नहीं होगा, बट इससे थोड़ा सा पहले हो सकता है, ठीक है. 5 to 4 हो सकता है, 5 to 4. ओके, ऐसा कर लेंगे. आपका नाम राहुल, राहुल आप कर रहे हो ना? ठीक. सो हियर आई विल हेल्प यू. Let us start from this end. This is this is 8 plus 24, right? Then here 14 and
this is 60, right? Now these two are in parallel. हम इनका पैरेलल लेंगे तो आधा हो जाएगा, 16 आ जाएगा. ओके, लेट अस ड्रा इट हियर. इट इज 16 नाउ, और 14 जो है वो इसके सीरीज में आ जाएगा. राइट, तो दिस इज 60, this is 14, this is 16 and 14, and this is 60, right? Now these 14 and 16 they are in series, इनका 32 हो जाएगा. इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर 60 and 32, this is in, so sorry, this is 30. So this is the point B, and here is point A. Between A and B it is 200, then here it is 50, और यहाँ पर कितना है, 30 है. Now it is quite simple, right? तो ये पहले हम यही करेंगे, 60 और 30 का इक्वलेंट ले लेंगे, दे आर इन पैरेलल. ओके, ले लीजिए. 60 times 30 divided by 60 plus 30, how much? 60 times 30 over 90, so you can cut, this is 3 times 20, which is 20 ohm. ओके, सिंप्लीफाई कर लिया, 20 आ गया. ओके, तो मैं इन दोनों का 20 लिख सकता हूँ, ठीक है ना? 20 लिख लेते हैं यहाँ पर. This is now like this. This is 50, 30 and 20. Now these three are in series, they are in series. This is 50, 30, 20 series. ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा. Then 100 will be in parallel with 200. You will get how much? Yeah. Right. This is clear. So like this there are so many questions. Suppose अगर आपको किसी सर्किट में कोई करंट निकालना है, ठीक है, करंट आपको गिवन नहीं है. Let us take this question.
we have to find all these currents. Question is clear? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालना है, बिकॉज आई कैसे मिलेगा आपको? तो टोटल करंट आई इज बेसिकली द करंट दैट इज प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द बैटरी, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना करंट, है ना? तो दिस इज द मैक्सिमम करंट. So it is only given when you get the total value of the resistance. जब आपको रेजिस्टेंस टोटल मिलेगा, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आपको पता चल जाएगा, डिवाइड द वोल्टेज विद द टोटल रेजिस्टेंस, यू विल गेट द करंट. जब आपके पास करंट आ जाएगा आई, देन यू कैन यूज द करंट डिवीजन रूल, so you can calculate all the currents, right? Try it. Come come. Let us find the total resistance. आपने कैलकुलेट किया कहाँ पर? ये हो गया, ये हो गया, ठीक है. अब तीनों सीरीज में आ जाएंगे ना, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, ठीक है. तो तीनों ऐड हो गए. जब हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस इज नाउ 62/9 ओम. हाँ हाँ, राइट. सो हियर what will be the current, what is the voltage? 12/62/9, which is, you can simplify, it is 6 and 31, which is 54/31 ampere. Right? Now suppose आपको I1 कैलकुलेट करना है, what it will be? So you know this is the total current at this point I. तो जब हमारे पास टोटल करंट है, हमने I1 I2 दो ब्रांचेस में उसको डिवाइड करना है, वी विल यूज द करंट डिवीजन रूल. तो यहाँ पर I1 कैलकुलेट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई उसके अपोजिट ब्रांच से करना है,
और I2 कैलकुलेट करते समय हमें मल्टीप्लाई उसके अपोजिट ब्रांच से करना है, ठीक है ना। तो इट विल बी I टाइम्स व्हाट इज द करंट, व्हाट इज द अपोजिट, it is 4 over sum of the two, which is 54 by 31 times 4 over 9. This is 6, this is 24 over ampere, right? Likewise I2 कितना आ जाएगा, you have tried it, into 5 over 9, which is 30 over 31 ampere. जब करंट यहाँ से I1 I2 आके फिर से जुड़ जाएंगे, फिर से ऐड हो जाएंगे, ओके, और फिर यहाँ पर जब दोनों को ऐड करेंगे तो फिर से I बन जाएगा. तो फॉर दिस सर्किट अगेन द टोटल करंट इज I. नाउ यू डिवाइड दिस I इनटू 3 पार्ट्स, 3 पैरेलल ब्रांचेस, ठीक है ना. सेम प्रिंसिपल, हमारे पास करंट डिवीजन रूल रहेगा. अगर हमें I3 निकालना है, इट इज व्हाट इज द टोटल करंट 54 बाई 31 टाइम्स, अगर आपको I3 निकालना है तो उसके पैरेलल में ये दोनों है, तो 6 पैरेलल 1 कितना होता है 6/7, 6 पैरेलल 1, 6 times 1 over 6 plus 1, which is 6/7, right? So this is now this is 6/7 और डिवाइड किससे करेंगे, सम ऑफ ऑल. सम ऑफ ऑल इज 9. सम ऑफ ऑल मीन्स सबको सम कर देना. इट इज 9. 9 times 1, this is 6, so it becomes 36 over, now it is 7 and 21 amperes, right? Similarly, what will be I4? It is 54 by 31 times I4 is the current in 6 ohm, ठीक है. तो हम 6 ohm को छोड़ के जो दो ब्रांचेस बची हैं उनका पैरेलल इक्विवेलेंट लेंगे, ठीक है ना. तो दिस इज नाउ 2 पैरेलल 1. 2 पैरेलल 1 कितना होता है 2/3. 2 पैरेलल 1 कितना होता है 2/3. तो हमने 2/3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड किससे किया, सम ऑफ ऑल. सम ऑफ ऑल कितना हो गया 9. तो 9 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, दिस इज 6. अगेन 3 से ये भी कट जाएगा, विच इज नाउ ओनली 4 over 31 ampere. And at the end you can calculate the value of the I5. What is I5? It is now 2 parallel 6. 2 parallel 6 is 12 over 8, which is 3 over 4, 3 over 2. You can cut it with the help of 4, ठीक है ना. 4 से ये दोनों कट जाएंगे, 3/2 आंसर आ जाएगा हमारे पास. हमने अब 3/2 से इसको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल, दिस इज 6, नाउ इट इज 3, which is 9 over 31 ampere. जरूरी नहीं है कि इतना ही क्वेश्चन आएगा, इसमें से छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, बट जब आपने इतने सारे करंट निकाल दिए, सपोज आपका क्वेश्चन यहीं तक था तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है ना. ओके, राइट. Our today's topic was about the inductance.
concept of inductance and capacitance, right? So let us see, it is concept of inductance. It is readable. You know इंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एल से. इंडक्टेंस किसके अंदर होता है? The device which possess the inductance is known as inductor. तो इंडक्टर को, इंडक्टर इज नथिंग बट इट इज द a coil turned with coil. ठीक है, a coil with turns. So if you take a wire, convert it into the turns, then it becomes an inductor. Okay, अब इंडक्टर हो गया जी, कॉइल बना दी तो कॉइल को हम इंडक्टर कह सकते हैं. ठीक है, इंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक प्योर इंडक्टर होता है, एक नॉन प्योर हो गया. प्योर इंडक्टर इज दैट इंडक्टर विच डज नॉट पोजेस एनी काइंड ऑफ द रेजिस्टेंस इन इट. मतलब जो कोई भी किसी भी तरह से गर्म नहीं होता होगा, मतलब वो किसी भी तरह की हीट डिसिपेट नहीं करता है, और वो सारी की सारी एनर्जी स्टोर करता है, उसको बोलते हैं प्योर. बट नो इंडक्टर इज प्योर because every inductor is having a little bit of the heating effect, and that heating effect is only because of the presence of resistance within it. अगर उसके अंदर रेजिस्टेंस है तो इसी की वजह से वो गर्म हो रहा है. ठीक है ना, गर्म कोई भी चीज होती है, जब भी कोई करंट पास करता है, सपोज वो गर्म हो जाता है, तो वो गर्म किसकी वजह से हो रहा है? सिर्फ एक ही एलिमेंट है, दैट इज रेजिस्टेंस. क्योंकि रेजिस्टेंस ही एक ऐसा एलिमेंट है जो हीट को डिसिपेट करता है. राइट, दिस इज क्लियर. ओके, so let it is a coil with inductance L, and some current is passing through this coil. इसमें से करंट पास कर रहा है, राइट. अब जब किसी भी कॉइल में से या किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो सम मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड अराउंड दिस कंडक्टर. इसके अराउंड क्या हो जाएगा? एक मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा ना. ओके, कहीं पर भी किसी कॉइल में भी अगर आप करंट पास करते हो, किसी कंडक्टर में करंट पास करते हो, उसके अराउंड क्या हो जाता है? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है. दैट इज अकॉर्डिंग टू द बॉयट-सैवर्ट लॉ. मैग्नेटिज्म आपने 11th में पढ़ा हुआ था. ठीक है ना. नाउ सपोज द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड हियर इज रिप्रेजेंटेड विद फाई. नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस को हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, there are so many magnetic field lines around a conductor. उसके लिए एक सिंपल वर्ड है, सिंगल वर्ड, that is flux. Flux is nothing but it is the number of magnetic field lines, right? Field line means there is a magnetic effect. Okay, now you know that the amount of the flux is directly proportional to the amount of the current that is passed through this coil. जितना हम इसमें करंट पास करेंगे ना, उतना ही इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, उतना ही इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा. अगर कम करंट होगा तो कम वैल्यू होगी फ्लक्स की, और ज्यादा करंट पास करेंगे तो फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा. तो इट मींस फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. ठीक है, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. राइट, दिस इज क्लियर. ओके, नाउ यू नो दैट अकॉर्डिंग टू Faraday's law of electromagnetic induction, Faraday's law of electromagnetic induction, you know that wherever there is a change in flux, so EMF will be induced here. Wherever there is a change in the flux. How? Why it is the change in the flux? Because हमारे पास दो तरह के करंट है, हमारे पास दो तरह के करंट है. एक करंट होता है DC करंट which remains constant. The other current is AC one, which is changing its magnitude as well as direction with time. Because so when we pass an AC current through it, जब हम इसमें से AC current पास करेंगे, definitely the AC current waveform is like this. इस तरह से AC current होता है. ठीक है, तो the current is changing, though flux is also changing. जैसा करंट का नेचर होगा, फ्लक्स का हूबहू वैसा ही नेचर होगा. अगर करंट कांस्टेंट है, फ्लक्स भी कांस्टेंट है, और करंट चेंजिंग है, फ्लक्स भी चेंजिंग है. सो इफ द करंट इज चेंजिंग, आई एम पासिंग द एसी करंट थ्रू दिस कॉइल, तो अगर करंट चेंज कर रहा है, इट मींस फ्लक्स भी चेंज कर रहा है. चेंजिंग फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय d phi over dt.
changing the flux with respect to time. Whenever there is a change in the flux, फैराडे लॉ पढ़ा आपने सभी ने, ठीक है ना, जहां पर भी फ्लक्स चेंज होता है वहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है इन द अक्रॉस द कॉइल. ईएमएफ मींस वोल्टेज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वहां पर प्रोड्यूस हो जाती है. दिस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई ओवर डी टी. अगर हम जहां प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वल टू से रिप्लेस करेंगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा. लेट इट बी E इज इक्वल टू L डी फाई ओवर डी टी, वेयर L इज द कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी. L क्या है? इट इज द कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी. हियर वी विल कॉल इट एज इंडक्टेंस. L क्या हो गया? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हो गया. इसका नाम हमने क्या रख दिया? इंडक्टेंस. एक कांस्टेंट पैरामीटर है. जैसे रेजिस्टेंस था वैसे इंडक्टेंस आ गया जहां पर अब. राइट नाउ हमें पता है कि फ्लक्स जो है वो करंट के प्रोपोर्शनल है, तो आई कैन रिप्लेस द फ्लक्स विद करंट. so this will be therefore as pi is proportional to I, so what will be E? It is L di over L di over dt. So this will be the voltage or EMF induced across the inductor when some current is passed through it. And L is here known as inductance. Now physically what is an inductor, what is an inductance? तो inductance का आपको थोड़ा सा definition, जैसे आपको resistance की definition पता है ऐसे ही आपको inductance की definition भी पता होनी चाहिए. Inductance की definition पता. What is inductance? Inductance is nothing but it is the property of a matter. It is the property of a matter by virtue of which it will oppose, it opposes any change in the current, any change in the current, and this change can be in the shape of magnitude as well as direction passing through it. This is the definition of the inductance. Inductance क्या हो गया? It is the property, like एक resistance की बात करते हैं. Resistance is the property of a material or matter which opposes the flow of current. वो current को flow करता है, ये current को flow, वो current को oppose करता है, ये current को oppose नहीं करेगा, ये current के change को oppose करेगा. Whenever the current is going to change, you bring a sudden change in the current, definitely there will be the inductance. Otherwise, whenever there is a no change in the flow of the current, there will be no inductance in the circuit. Right? This is clear? Okay? Done? Okay. Now, it is represented with L. its units are, units क्या है इसके? हेनरी, उसको H से रिप्रेजेंट किया जाता है. इंडक्टेंस के यूनिट क्या होते हैं? हेनरी होते हैं, उसको H से रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है ना? दिस इज क्लियर? ओके, चेंज करें स्लाइड. ओह सॉरी, कर दें. ओके, डन. नाउ you know that there is a inductor with inductance L Henry. Current is passed, I current is passed through it, and what is the voltage induced across this inductor? It is given by L di upon dt. ये हमने पढ़ लिया अभी तक.
ठीक है ना, इसमें कोई डाउट अभी तक? एक इंडक्टर में जब करंट पास किया जाता है तो उसमें कितनी वोल्टेज, उसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज बनती है? दिस वोल्टेज इज एल डी आई ओवर डी टी, right? This is clear? Okay, now you know from this voltage relation, this is VL is equal to L di over dt. You can calculate the value of the current also. Let's कैसे? अगर हम इसको चेंज करेंगे, you will get what is di, it is 1 by L V into dt, right? 1 by L V into dt. L ये जो इसके साथ L लगाया हुआ है, ये हो गया कि इंडक्टर की वोल्टेज है ये, ठीक है ना। अगर हमें, ये हो गया स्मॉल अमाउंट ऑफ द करंट, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यू विल गेट, अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, इट विल बी 1 by L integration of the voltage with respect to time, you will get the value of the current through it. So this will going to give you the value. Now इंडक्टर और कैपेसिटर दो ऐसे डिवाइसेस हैं जो सर्किट के अंदर अपने अंदर एक एनर्जी स्टोर करके रखते हैं। नाउ अगर सपोज हमारे पास एक इंडक्टर पड़ा हुआ है, ठीक है, हमने उसको यहाँ पर छोड़ दिया, अब बताइए इसके अंदर एनर्जी है या नहीं है? तो वेदर you use it in the circuit or you do not use it in the circuit, it possess some energy, because कभी ना कभी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे इसको टेस्टिंग पे किया होगा, इसका टेस्ट किया होगा, इसको जब भी हम इसकी टेस्टिंग एंड कमीशनिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले इसको चेक किया जाता है कि इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो सकती है या नहीं हो सकती है, उस टाइम पे इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई, अनलेस अंटिल इट इज नॉट यूज्ड इन एनी सर्किट। हमारे पास पड़ा हुआ इंडक्टर है ना, हमने बाजार से खरीद के लाया, कहीं कंपनी से खरीद के लाया, ठीक है, लेकिन इसको अभी तक हमने यूज नहीं किया हुआ, हमारे पास इंडक्टर पड़ा हुआ, ठीक है, डेफिनेटली इट विल पोजेस सम एनर्जी, इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है क्योंकि इट हैज द प्रॉपर्टी टू स्टोर द एनर्जी, राइट। नाउ अब देखो, कभी भी इन कैपेसिटर और इंडक्टर को जब भी हम यूज करते हैं तो उसके अंदर पहले से ही एनर्जी स्टोर होती है, लेकिन जब भी हम कोई भी सर्किट ऑपरेट करते हैं तो सर्किट, सपोज हमारे पास सर्किट ऑपरेट हुआ, सर्किट में हमने जैसे स्विच ऑन किया तो हमारे उस सर्किट के अंदर क्या होता है, करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। तो करंट फ्लो करने के लिए जो टाइम शुरू होता है हमारे पास, वो 0 से स्टार्ट होता है और इट विल एंड एट सम पर्टिकुलर टाइम, लेट इट इज टी। 0 से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव टाइम हम कंसीडर करते हैं, उससे पहले हमें पता नहीं क्योंकि उससे पहले हमारा सर्किट ऑफ था, ठीक है ना। बट ये जो सर्किट है, और अगर हमारा करंट फ्लो कर रहा है तभी जाके हमारे पास ये वोल्टेज भी बन रही है, लेकिन उससे पहले भी हमारे डिवाइस के अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो रहती है, ठीक है ना। अब उस एनर्जी को जहां बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम को 0 से नहीं लेंगे, हम टाइम को पहले से लेंगे, नेगेटिव टाइम को भी कंसीडर करेंगे। फॉर दैट वी विल इंटीग्रेट दिस, we will take the limits of this integration from -infinity to t, because the device is possessing the energy before it is used in the circuit, ठीक है ना। तो t equal to 0 से तो हमने उसको यूज करना शुरू किया, लेकिन उससे पहले कौन सा टाइम था, नेगेटिव टाइम था, उससे पहले तो नेगेटिव टाइम था ना, तो नेगेटिव टाइम पे भी इसके अंदर एनर्जी है, तो हमने टाइम का लिमिट जो है वो नेगेटिव से लेके टी तक, फाइनाइट टाइम जहां पर हमने सर्किट को यूज किया तब तक का उसको लिया, तो इसलिए इंटीग्रेशन हम -infinity टू टी करते हैं, ठीक है ना। तो अगेन हियर इट इज -infinity टू टी, there is no need to apply the integration because the integration of the current is definitely it is I only, or you can say सो लेट अस, जब भी आपके पास इस तरह से मैथ्स में भी क्वेश्चन आते हैं, हम इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। वन इज 1 by L, लेट इट इज फ्रॉम -infinity to 0 प्लस 1 by L, लेट इट इज फ्रॉम 0 to t। आपको पता है इंटीग्रेशन में ये प्रॉपर्टी है कि हमारी कोई इंटीग्रेशन फ्रॉम -infinity to t आती है, हम उसको पार्ट वाइज ब्रेक कर सकते हैं, 2 पार्ट में करिए, 3 पार्ट में करिए, वो आपकी चॉइस है, बट द आंसर विल रिमेन सेम आफ्टर इंटीग्रेटिंग, ठीक है ना। तो हमने -infinity से 0
एक बार इसको इंटीग्रेट कर दिया, फिर दूसरी बार 0 से t तक कर दिया, ठीक है, मतलब नेगेटिव टाइम को अलग कर दिया, पॉजिटिव टाइम को अलग कर दिया, ठीक है। अब ये कितना बन गया 1/L। देखिए जहां पर क्या है इंटीग्रेशन ऑफ द वोल्टेज, इंटीग्रेशन ऑफ द वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, फ्लक्स होता है। इंटीग्रेशन ऑफ द वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लक्स होता है। जैसे कि हमारे पास करंट क्या होता है dq upon dt, और dq अगर हम करंट को इधर dt को इधर ले जाएंगे इट इज i इंटू डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ करंट क्या होता है, चार्ज होता है, इंटीग्रेशन ऑफ द करंट चार्ज होता है। लाइकवाइज हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ द वोल्टेज क्या रहता है, फ्लक्स रहता है। इंटीग्रेशन ऑफ द वोल्टेज क्या होता है, फ्लक्स होता है। तो हम इसको फ्लक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, बट दिस फ्लक्स इज फॉर द नेगेटिव टाइम, यू कैन नेम इट एज 0 माइनस, इसको 0 माइनस से ले सकते हैं ना, ठीक है ना। फ्लक्स क्या हो गया, फ्लक्स के साथ हमने 0 लगा दिया और ऊपर माइनस का साइन लगा दिया, क्योंकि ये जो फ्लक्स है ये नेगेटिव टाइम है तो पहले का इसके अंदर स्टोर है। नाउ यू नो फ्लक्स डिवाइडेड बाय इंडक्टेंस इज नथिंग बट इट इज करंट। फ्लक्स डिवाइडेड बाय इंडक्टेंस इज करंट, राइट। सो हम इसको करंट लिख सकते हैं, द अदर पार्ट इज सेम, इट इज 0 to t v into dt। this will become I0 negative plus 1/L 0 to t v into dt। So this is basically the relation of current through a inductor, and this is the relation of the voltage across the inductor। तो इंडक्टर में वोल्टेज और करंट के रिलेशन आपके पास आ गए। इंडक्टर में बिकॉज इंडक्टर स्टोर द एनर्जी इन द शेप ऑफ द करंट, इंडक्टर हमेशा करंट की शेप में अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है ना। तो ये इक्वेशन किसकी है, ये एक करंट की इक्वेशन है, ठीक है। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, करंट, तो इसके राइट हैंड साइड में जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी करंट हैं, क्योंकि करंट की इक्वेशन में करंट वाली ही टर्म्स होंगी, करंट की इक्वेशन में हम वोल्टेज को ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक करंट है और ये भी एक करंट है, ठीक है ना। ये वो वाला करंट है जो इंडक्टर के अंदर पहले से स्टोर है, और ये जो करंट है यही वो एक एनर्जी है जो इंडक्टर के अंदर पहले से स्टोर होकर रहती है, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल कंडीशन ऑफ द इंडक्टर, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल कंडीशन ऑफ द इंडक्टर, ठीक है ना। तो ये आपके पास दो रिलेशन आ गए, यू कैन कॉल इट एज इनिशियल कंडीशन ऑफ इंडक्टर। इनिशियल कंडीशन मीन्स ये एनर्जी इंडक्टर के अंदर पहले से स्टोर है। दिस इज डन। इसमें कोई डाउट आपको, जैसे हमारे पास एक रेजिस्टेंस था, तो सबसे पहले हमने क्या किया, उसमें एक वोल्टेज और एक करंट का रिलेशन डेवलप किया। उसी तरह से हमारे पास दूसरा पैरामीटर आ जाता है इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस में भी हमारे पास वोल्टेज का भी रिलेशन होना चाहिए और हमारे पास करंट का भी रिलेशन होना चाहिए। जब हमें करंट की जरूरत पड़ेगी तो हमें करंट वाला फार्मूला आना चाहिए, और अगर हमें वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी तो वोल्टेज का रिलेशन हमें पता होना चाहिए इंडक्टर में। दिस इज डन, ओके। एनी डाउट इन दिस? श्योर? this part of the question we will use when we will study the transient conditions of the circuit। जब हम ट्रांजिएंट पढ़ेंगे तो उस ट्रांजिएंट में ये वाला पार्ट हमारा रहता है, ठीक है। अदरवाइज फॉर द स्टेडी स्टेट कंडीशंस वी विल यूज द सिंपल रिलेशंस। नाउ लेट अस सी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि हमारे इंडक्टर में जो वोल्टेज होती है वो एल डी आई ओवर डी टी होती है, हमें पता है इस चीज का, ठीक है ना। डी आई ओवर डी टी किसको बोलते हैं, चेंज इन करंट, ठीक है ना। तो इफ देयर इज नो चेंज इन करंट, दैट इज स्टेडी स्टेट कंडीशन।
स्टेडी स्टेट कंडीशन, स्टेडी स्टेट कंडीशन में चेंज इन करंट नहीं होता, ठीक है ना। उस टाइम क्या होता है कि हमारे पास di/dt कितना आ जाता है, 0 हो जाता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, करंट इज कांस्टेंट। अगर आप डीसी करंट की बात करते हो ना, तो डीसी करंट कांस्टेंट होता है, और अगर हमारे इंडक्टर में डीसी करंट पास करेगा तो डीसी करंट थोड़ी चेंज होगा, डीसी करंट तो कांस्टेंट। तो उसमें di/dt क्या होता है, किसी भी कांस्टेंट की डेरिवेशन डिफरेंशिएशन क्या होती है। अगर हम कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं, वो कितना होता है, 0। अगर हम 5 को डिफरेंशिएट करेंगे, वो कितना आएगा, 0 आएगा। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है ना। अगर हमारा करंट डीसी करंट बन जाता है, स्टेडी स्टेट कंडीशन पे हमारा करंट कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। उस समय क्या होता है कि चेंज इन द करंट 0 बन जाती है, ठीक है। तो di/dt कितना हो गया, 0 हो गया हमारे पास, ठीक है। अगर di/dt 0 हो गया, देयरफॉर वोल्टेज कितनी होगी, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर विल बी, वोल्टेज कितनी होगी, 0 होगी ना, क्योंकि जहां di/dt 0 हो गया तो हमारी वोल्टेज 0 होगी। अगर हमारे पास कोई एक डिवाइस है, लेट इट इज बी एनी डिवाइस, कोई भी डिवाइस है, ठीक है ना। नंबर 1, इसको हमने सर्किट में लगा दिया, कोई भी डिवाइस ले लिया, तीनों में से इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, या रेजिस्टर हो गया, ठीक है। इसको हमने सर्किट में कनेक्ट कर दिया, लेकिन जब हमने चेक किया तो इसमें वोल्टेज कितनी आ रही है, 0 आ रही है। या फिर कई बार करंट भी 0 आ जाता है, कई बार करंट भी 0 आ जाता है, कई बार वोल्टेज 0 आ जाता है। किसी भी डिवाइस के अक्रॉस जब वोल्टेज 0 आ जाती है, तो उसका मतलब होता है कि वो डिवाइस शॉर्ट सर्किट है। बिकॉज हमारे पास 3 तरह के सर्किट होते हैं, एक होता है ओपन सर्किट, दूसरा होता है क्लोज्ड सर्किट, और तीसरा होता है शॉर्ट सर्किट, ठीक है ना। तो शॉर्ट सर्किट की क्या पहचान होती है, शॉर्ट सर्किट की यही पहचान होती है कि अगर हम वहां पर उन 2 टर्मिनल्स के अक्रॉस में वोल्टेज चेक करते हैं, तो हमारी वोल्टेज कितनी होगी, 0। अगर 0 आ गई तो हमें कंफर्म हो गया कि हमारा सर्किट शॉर्ट है, मतलब ये दोनों टर्मिनल शॉर्ट हो गए हैं, ठीक है। और अगर वहां पर करंट 0 आ जाता है, तो इट मीन्स हमारा सर्किट ओपन है। तो ओपन सर्किट में करंट 0 होती है, और शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज 0 हो जाती है। तो इंडक्टर में वोल्टेज 0 आ रही है, इंडक्टर में वोल्टेज 0 आ रही है, इट मीन्स अगर आपके पास इंडक्टर है और उसमें आपने डीसी करंट पास कर दिया, इंडक्टर है और उसमें कांस्टेंट करंट जा रहा है, तो दिस इंडक्टर नाउ विल बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट, बिकॉज इसमें करंट क्या है, कांस्टेंट करंट जा रहा है अभी। तो कांस्टेंट करंट होगा तो वोल्टेज 0 हो जाएगी, और वोल्टेज 0 होगी तो ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में, स्टेडी स्टेट कंडीशन में इंडक्टर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, राइट। स्टेडी स्टेट कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है, whenever there is a no change in the current in the circuit। ये क्लियर हो गया आपके पास। तो एट द टाइम ऑफ द स्टेडी स्टेट द इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट, बट देर इज अ कंडीशन जब हमारे इंडक्टर में करंट भी 0 होता है। ये भी एक कंडीशन आती है हमारे इंडक्टर में, उस समय इंडक्टर के बीच में 0 करंट फ्लो करता है। वो कब होता है, लेट अस सी टू इट। याकिर हुसैन, फिरदोश अहमद, महक शर्मा, एनी डाउट इन दिस? Is it clear? Okay, let's see. इंडक्टर आपको पता है क्या होता है, इंडक्टेंस जहाँ पर होता है, जैसे हीटर वगैरह होता है उसमें इंडक्टेंस होता है, फैन में भी जहाँ कॉयल यूज होती है इंडक्टेंस होता है। बहुत सारे हमारे जो पावर स्विचेस होते हैं उसमें भी इंडक्टेंस इफेक्ट आता है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि जब हम स्विच को ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं ना, पहले तो
हमारा सर्किट स्मूथ चल रहा है, हमारा सर्किट क्या चल रहा है, स्मूथ चल रहा है। जैसे स्विच को ऑन किया, यू हैव कन्वर्टेड द सिस्टम फ्रॉम द स्टडी स्टेट कंडीशन टू द ट्रांजिएंट कंडीशन। सडन चेंज, सडन चेंज किसको कहते हैं, ट्रांजिएंट का मतलब ही यही होता है कि सडन चेंज को ट्रांजिएंट कहते हैं। whenever there are the sudden changes in any system, you can call them as a transient, ठीक है ना। जैसे सपोज अगर आप चल रहे हो और आपको चलते चलते एकदम आपके सामने कोई सांप दिख जाता है आपको, तो आप पीछे हो जाते हो ना, तो वो एक रिफ्लेक्स एक्शन जो आपके अंदर आता है ना, उसको सडन चेंज कहते हैं, ठीक है ना। जब हम स्विच को ऑन करते हैं ना, दैट इज आल्सो सडन चेंज, ठीक है ना। यू आर चेंजिंग द सिस्टम, यू आर चेंजिंग द कंडीशंस ऑफ द सर्किट फ्रॉम रेस्ट टू द मोशन, फ्रॉम स्टेडी स्टेट टू द ट्रांजिएंट्स, ठीक है ना। उसी टाइम जब एट द टाइम ऑफ द स्विचिंग, जब आप स्विच को ऑन करते हो एट द टाइम ऑफ स्विचिंग, तो हमारा टी कितना होता है, उसी टाइम हमारा टी 0 पॉजिटिव होता है। बिफोर दैट टी इज टेकन एज 0 नेगेटिव, ठीक है ना। तो 0 पॉजिटिव टाइम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जो चैप्टर में एक हमारे सर्किट एनालिसिस में एक स्पेशल चैप्टर है इनिशियल कंडीशंस एंड ट्रांजिएंट्स, उसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें हमें पूछा जाता है कि व्हाट विल बी वी 0 पॉजिटिव, व्हाट विल बी डी आई 0 पॉजिटिव अपॉन डी टी। ये क्वेश्चन है हमारे पास, मतलब ये वैल्यू हमने तब फाइंड करनी है जब जिस समय हमने स्विच को ऑन किया, उस मोमेंट की बात कर रहा है ये, ठीक है ना। करंट हमें पूछा जाता है आई 0 पॉजिटिव कितना होगा, आई 0 पॉजिटिव कितना होगा, मतलब ये जो करंट है, ये एक तो हमें आई टी पूछ लिया जाता है। आई टी का मतलब क्या होता है कि एट एनी टाइम, सपोज अगर आप टी की वैल्यू 2 सेकेंड पुट करते हो, तो आई टी की इक्वेशन आपके पास होती है जैसे 2t + 3, है ना। तो इसमें टी की वैल्यू 2 डाल दीजिए तो आपके पास आई टी आ जाएगा, है ना। लेकिन कई बार हमें आई 0+ भी पूछा जाता है। तो आई 0+ का मतलब कि करंट फाइंड करिए जिस समय हमने स्विच को ऑन किया, जिस समय हमारा टाइम 0 पॉजिटिव है। तो एट द टाइम ऑफ द 0 पॉजिटिव हमारा स्विचिंग टाइम होता है, वो हम उसको बोलते हैं स्विचिंग टाइम, ठीक है ना। तो स्विचिंग टाइम पे हमारा टी कितना होता है, देखिए स्विचिंग टाइम पे हमारे पास क्या हो जाता है, सबसे पहले वी एल विल बी एल डी आई ओवर डी टी। एट द स्विचिंग टाइम टी कितना है, 0 है, तो हम इसको लिख सकते हैं एल डी आई ओवर 0, बिकॉज जैसे हम स्विच ऑन करते हैं फॉर अ वेरी माइन्यूट मोमेंट, उस समय हमारा टी कितना होता है, 0 होता है, ठीक है ना। जब हमारा टी 0 होता है तो हमारे पास वोल्टेज कितनी आ जाएगी, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इनफाइनाइट। तो हमारे पास वोल्टेज कितनी होगी, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, इनफाइनाइट। आपको पता है इनफाइनाइट वोल्टेज कब होती है, इनफाइनाइट वोल्टेज तब होती है whenever there is an open circuit, whenever there is an open circuit, or you can say at this time this is also known as, दूसरी टर्म में अगर आप इसको बोलो, इसको हम इम्पल्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, इम्पल्स, इम्पल्स। तो t इक्वल टू 0 पे कितनी वोल्टेज थी, इम्पल्स, इसीलिए कई बार स्विच ऑन करते समय वहां पर स्पार्क होता है, क्योंकि वोल्टेज बहुत ज्यादा थी, इनफाइनाइट वोल्टेज उसमें प्रोड्यूस हो गई थी उस मोमेंट पे। तो इनफाइनाइट वोल्टेज जब भी होती है करंट 0 लेके लिया जाता है, जब वोल्टेज हाई होगी तो करंट 0 हो जाएगा उस मोमेंट पे। व्हेनेवर देयर इज अ 0 करंट, जब आपके पास 0 करंट आ जाता है तो उस समय, अभी आपको मैंने बताया कि किसी भी डिवाइस में जब 0 करंट होता है तो वो कैसा बिहेव करता है, ओपन सर्किट। तो हमारा इंडक्टर विल बिहेव, हमारा इंडक्टर जो है इट विल बिहेव एज एन ओपन सर्किट,
तो अगर हम शुरू में देखेंगे कि जहां पर हमारा इंडक्टर लगा हुआ था बेसिकली, लेकिन इंडक्टर को हमने ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया। ये कब होता है? जब भी आपको इनिशियल कंडीशन पे, जब आपको स्विचिंग टाइम पे कोई भी चीज़ कैलकुलेट करनी है, चाहे वोल्टेज कैलकुलेट करनी है, चाहे करंट कैलकुलेट करनी है, आपकी सर्किट में इंडक्टर लगा है, कैपेसिटर लगा है, रेजिस्टेंस लगा है, एट द टाइम ऑफ द स्विचिंग जहां जहां इंडक्टर लगा है ओपन कर दीजिए। बट अगर आपको कोई चीज स्टडी स्टेट कंडीशन पे चेक करनी है तो जहां पर इंडक्टर लगा होगा आप उसको शॉर्ट कर दीजिए, तो आपको सिंप्लीफाई करके आपकी कैलकुलेशन आ जाती है। तो उसी वजह से बहुत बार हमारे इंडक्टर को ओपन कर दिया जाता है और हमारे इंडक्टर को शॉर्ट कर दिया जाता है। तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि इंडक्टर को शॉर्ट कब किया जाता है। शॉर्ट तब होता है जब वो उसके अंदर स्टेडी स्टेट कंडीशंस होती हैं, कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा होता है, और जब भी स्विचिंग कंडीशंस होती हैं तो हमारा इंडक्टर एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। आई थिंक दिस इज क्लियर। ओके, राइट? इसमें कोई डाउट? श्योर? Multiply both side by current I. It will be V cross I L di over dt into I. This is clear? Which is L I di over dt. L I di over dt. नाउ अभी आपको पता है कि हमारे पास V क्रॉस E क्या होता है? V क्रॉस I क्या होता है? हमने पहले पढ़ा था, पावर होती है। मैं इसको P लिख सकता हूँ, मैं इसको P लिख सकता हूँ क्योंकि वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई करेंगे पावर आ जाएगी। इस T को उधर ले जाइए, इट विल बिकम P इंटू डी टी विच इज नथिंग बट L I di. Integrating both sides you will get integration of the power with respect to time, which will be the integration of L I di. अब इंटीग्रेशन ऑफ पावर तो आपको पता है क्या होता है? एनर्जी होती है जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर L कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन ऑफ करंट आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू I। तो I को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू I, कितना बन जाएगा? I स्क्वायर बाई 2, क्योंकि किसी भी फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, वो x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 हो जाता है। तो जहाँ पर I था तो I की पावर 1+1 2 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 हो गया, तो Li स्क्वायर। तो हमें पता है कि इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी है वो Li स्क्वायर 1/2 इंटू Li स्क्वायर होती है। तो इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर हो रही है, इट स्टोर द एनर्जी इन द शेप ऑफ करंट। इट स्टोर्स द एनर्जी in the form of current. So energy stored in an inductor is given by 1/2 Li square. This is clear? अच्छा, suppose जहां पर वोल्टेज तो है ही नहीं है, जहां पर वोल्टेज नहीं है, तो whenever there is a no voltage, even then there is a energy stored in the inductor. Whenever there is a no voltage in the circuit, even then there is a energy stored in the inductor. ठीक है, क्लियर हो गया आपको? इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, 1 आवर हो गया, जस्ट 10 मिनट्स लेंगे, आपका हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है ना? अभी आपने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ट्रांसफार्मर में भी पढ़ा था, अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा तो। ठीक है ना? नहीं पढ़ा है?
ओके आपको इतना पता है कि वोल्टेज ईएमएफ किसके बराबर होती है? इट इज एन डी फाई ओवर डी टी. एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, डी फाई ओवर डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. और जहां पर हमने इसको लेट इट बी ई एंड, जहां पर जो हमने वोल्टेज पढ़ी इंडक्टर में वो किसके बराबर थी? एल डी आई ओवर डी टी के बराबर थी. दो चीजें पढ़ ली हमने. ये तो फैराडे लॉ वाली वोल्टेज थी, जहां पर भी हमने वही लॉ लगाया था. जहां पर नंबर ऑफ टर्न्स की शेप में लिखा हुआ है, जहां पर इंडक्टेंस और करंट की शेप में लिखा है, वो तो वोल्टेज आर द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर. बोथ द वोल्टेज आर वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर. इस वोल्टेज को मैंने फ्लक्स और नंबर ऑफ टर्न्स की शेप में लिख दिया, और इस वोल्टेज को मैंने इंडक्टेंस और करंट की शेप में लिख दिया. अगर हम इसको इक्वेट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एल डी आई ओवर डी टी विल बी सेम एज एन डी फाई ओवर डी टी. अबे डी टी तो कैंसिल हो गया. डन. व्हाट इज लेफ्ट? एल डी आई, it is n d phi. What is L? Now it is d phi over di. Sorry, di. ठीक है. If there is no change in flux and current, you can say they are the maximum values. जब भी maximum value होती है ना तो हम उसको constant लेते हैं. ठीक है ना. So this L will be written as n phi over I. So this is one of the very prominent relation for the inductance. है ना. इंडक्टर का इंडक्टेंस क्या होता है? n phi divided by I. फाई हो गया फ्लक्स, एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, आई क्या हो गया? करंट. अगर आपको फ्लक्स पता है, करंट पता है, नंबर ऑफ टर्न्स पता है, आप इंडक्टेंस निकाल सकते हो. ठीक है ना. बट अभी इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट अगर हम करें तो एक चीज तो आपको पता ही है कि देखो रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है? वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट. या फिर अगर आप बात करो करंट की, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. वोल्टेज को क्या बोलते हैं? ईएमएफ. और ईएमएफ को किससे डिवाइड किया जाता है? रेजिस्टेंस से. ये क्या देते हैं? करंट. ठीक है ना. करंट का बिल्कुल जो हमारा एनालॉगस वैल्यू होता है ना, आप कंट्रोल सिस्टम में जाओगे आपको एनालॉगस क्वांटिटीज पढ़ने को मिलेंगी. ठीक है ना. एनालॉगस पैरामीटर्स. ठीक है. करंट का एनालॉगस हमारा फ्लक्स रहता है. करंट का एनालॉगस फ्लक्स रहता है. अगर मैं यहाँ करंट की जगह फ्लक्स लिखता हूँ तो आपको पता है फ्लक्स को कैलकुलेट करने का भी इसी तरह से एक रिलेशन होता है. उसमें ईएमएफ नहीं आता, लेकिन उसकी जगह एमएमएफ आ जाता है. और एमएमएफ आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं. इसको बोलते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स. ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मींस ये एक ऐसी फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को मूव करने में हेल्प करती है. अदरवाइज विदाउट फोर्स कोई भी चीज मूव नहीं कर सकती है. किसी भी चीज में अगर आपको मोशन प्रोड्यूस करना होगा तो फोर्स तो लगानी पड़ेगी ना. तो इलेक्ट्रॉन्स को जो फोर्स लग रही है हम उसको ईएमएफ कहते हैं. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब इलेक्ट्रॉन को मोशन में ला रही है. मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होती है? अगर आपको मैग्नेटिज्म को फ्लो कराना है, अगर एक मटेरियल के एक मैटर के अंदर आपने फ्लक्स को फ्लो करना है, तो उसको फ्लक्स को फ्लो करने में कितनी फोर्स लग रही है उसको हम एमएमएफ कहते हैं. तो एमएमएफ डिवाइडेड बाय anything that is representing, that is opposing this flux, here we will call it as reluctance. आपको पता है करंट को अपोज करने वाला पैरामीटर रेजिस्टेंस होता है, लेकिन फ्लक्स को अपोज करने वाला पैरामीटर रिलक्टेंस होता है. और एमएमएफ को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं और रिलक्टेंस को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं. इफ यू हैव नॉट फॉरगेटन, अगर आपने पढ़ा होगा तो. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमएमएफ क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय करंट. वेरी इजी. इट इज नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय
करंट, करंट को नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दो, कॉइल के अंदर कितना करंट है और कॉइल में कितनी टर्न्स लगी हुई हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको फोर्स मिल जाएगी, ठीक है ना। और रिलक्टेंस क्या होता है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे रेजिस्टेंस को लिखने का एक फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, ऐसे ही रिलक्टेंस को भी लिखने का एक फॉर्मूला है, लेकिन वहां रो नहीं होती है, वहां पर म्यू होता है, म्यू, परमिबिलिटी बोलते हैं इसको, म्यू होता है उसमें, तो हम जहां म्यू से लिखेंगे, अब रिलक्टेंस की जगह क्या लिखेंगे, एल डिवाइडेड बाई म्यू इंटू ए क्या हो गया, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल, एल क्या हो गया, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सॉरी इंडक्टर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द इंडक्टर, लेंथ ऑफ द इंडक्टर, एंड म्यू इज द परमिबिलिटी, परमिबिलिटी क्या होता है, इट इज द ईजनेस विद विच द फ्लक्स इज फ्लोइंग, कितना आसानी से फ्लक्स एक मैटर के अंदर फ्लो कर सकता है, कई ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें फ्लक्स नहीं फ्लो कर सकता, कई ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें बहुत आसानी से आराम से फ्लक्स फ्लो कर रहा है, तो इट इज द ईजनेस विद विच द फ्लक्स इज मूविंग इन अ मैटर, दिस इज नोन एज परमिबिलिटी, जिसको हम म्यू कहते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एन आई म्यू ए ओवर एल, this is done. Let us put the value of the flux here in this relation, you will get so L is now n टाइम्स फाई की वैल्यू यहां से उठाएंगे वहां रख देंगे, ठीक है, n की जगह क्या लिखेंगे, एन आई म्यू ए डिवाइडेड बाई एल, और डिनोमिनेटर में आई भी है, आई आई कट जाएगा, कट गया, पीछे क्या बचा, इट इज एन स्क्वायर म्यू ए ओवर एल, दिस इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडक्टर, इंडक्टेंस सॉरी, तो ज्योमेट्रिकल मतलब आपको अगर लेंथ ब्रेड्थ डायमेंशंस पता है कॉइल की, वहां से भी आप इंडक्टेंस निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि करंट से ही इंडक्टेंस निकाला जाता है, ऐसे भी इंडक्टेंस निकल जाता है, ऐसे भी इंडक्टेंस निकल जाता है, एल डी आई अपॉन डी टी से भी हमारे पास इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाती है। और अगर आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखनी है, मतलब अगर आप डायमेंशन से अगर आपको इंडक्टेंस निकालना है, दैट इज गिवन बाई एन स्क्वायर म्यू ए बाई एल, so from here you can get a few terms related with the inductance, that अगर कोई पूछे कि इंडक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, what you will call कि it depends upon the square of the number of turns, ऑप्शन आ सकता है आपको, इंडक्टेंस स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है, इंडक्टेंस एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इंडक्टेंस लेंथ ऑफ द इंडक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर कोई पूछा जाए कि इंडक्टर की लेंथ हम छोटी कर देंगे, बताइए इंडक्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ जाएगा, कैसे पता चला, अगर आपको रिलेशन पता है तो यू कैन गेट द आंसर, इट इज क्लियर। इससे रिलेटेड छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, बट कल करेंगे, आज नहीं, ठीक है, एंड टुमारो विल टेक अप द कैपेसिटेंस पैरामीटर आल्सो, दिस इज ऑल, यू गो थ्रू दिस टर्म्स इन डिटेल, अगर घर में जाके आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है, आप टुमारो यू कैन आस्क, ठीक है ना। तो आपको इस कंसेप्ट से इंडक्टेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट, ठीक है, हाँ, सिंपल भी आ सकता है, ज़्यादातर यही यूज़ होता है, एल डी ये बहुत बार यूज़ होता है, बहुत बार, मतलब हर बार इसमें से एक क्वेश्चन बना होता है, और ये तो वेरी कॉमन, हम जब भी के वगैरह करेंगे तो ये क्वेश्चन तो आना ही है, एल डी आई अपॉन डी टी के में लगेगा, ठीक है ना, वो तो लगना है लगना, ठीक है, तीनों रिलेशन आ गए, आई थिंक दिस इज क्लियर। फार्मूलाज आप बिल्कुल एक शॉर्ट नोट बना के रख लीजिए, ठीक है, और उसमें अगर कोई दिक्कत आती है आपको, है ना, बहुत सारी टर्म्स होती हैं जो समझ नहीं आती हैं, ठीक है, अगर कोई ऐसा है यू कैन आस्क। From the online students, I think, is this clear to all? Yes? फिर those
हितेश्वर, याकिर हुसैन भट्ट, महक शर्मा. Okay. This is done. Yes, you have doubt. Okay, sir. Okay.